मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम त्रिशान कुमार है और जो 4.5 साल का है अभी, और अपनी माँ के साथ, मेघा कंदवे के साथ रह रहा है। मेरी अपने बेटे को लेकर लगभग 2.25 साल से फ़ाइट चल रही है और इसी फाइट के बीच मैं 2 बार जेल भी गया हूँ, और वो भी एक गलत एफआईआर में, जो मेरी पत्नी मेघा कंदवे के द्वारा किया गया। एक बार मैं जेल गया अगस्त 2024 में। उस समय भी मेरी पत्नी मेघा कंदवे के द्वारा, जब मैं अपने बच्चे से मिलने का कोशिश किया था, तो गलत एफआईआर करके मुझे जेल भेज दिया गया था। और दूसरी बार मैं जेल गया हूँ जून 2025 में, फादर्स डे के दिन। 15 जून 2025 का दिन था, फादर्स डे का दिन था। उस दिन भी मुझे जेल भेजा गया। उस दिन भी मैं अपने बच्चे से काफ़ी मिलने का कोशिश किया था, और मेरी पत्नी द्वारा एक गलत एफआईआर करके सदर थाना में फिर से मुझे जेल भेज दिया गया। तो ये जो सिलसिला है करीबन 2.25 साल से चल रहा है। 2.25 साल से मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार से अलग हूँ, और 2.25 साल में कितनी बार मैं स्ट्रगल किया हूँ और कितनी बार मैं उससे मिलने का कोशिश किया हूँ, और किस तरीके से हर एक बार मैं उससे मिला हूँ या उसकी एक झलक देख पाया हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है। मेरे ससुराल वाले और मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे, सब की मिली भगत से बस यही कोशिश किया जाता है कि मैं अपने बेटे से दूर रहूं, अपने बेटे से मिलने का कोशिश ना करूं, उससे फ़ोन के थ्रू भी कांटेक्ट करने का कोशिश ना करूं। मेरा नंबर को, मेरी पूरी फैमिली वालों के नंबर को ब्लॉक रखा जाता है, ताकि किसी भी तरीके से मैं और मेरी फैमिली वाले मेरे बेटे से कांटेक्ट करने का कोशिश ना करूं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बेटे को ये तक नहीं पता है कि मेरे बाप की साइड की भी एक फैमिली है। उसके चाचा चाची हैं, उसके बुआ हैं, फूफा हैं, फिर दादा दादी हैं, उसका चचेरा भाई है, उसका फुफेरा भाई बहन है, चचेरा भाई बहन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बाप ही अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी फैमिली मेम्बर तो बहुत दूर की बात है। जब एक बाप ही अपने बच्चे से मिलने के लिए 2.25 साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो बाकी फैमिली मेम्बर तो नॉर्मल सी बात है कि वो मिल पाएंगे नहीं। और एक बात है कि जो मेरी बाकी फैमिली मेम्बर हैं, वो सब अपनी फैमिली में मस्त हैं। तो रहा मेरी बात, तो मेरी फैमिली तो मेरा बेटा ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे से अलग नहीं रह सकता। और यही एक रीज़न है कि 2.25 साल में मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ अपने बेटे से स्ट्रगल करते हुए, और बस उससे मिलने के कारण। ऑफिशियली, लीगली हर तरह का काम चल रहा है, कोर्ट में भी हर तरह के काम चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा नहीं है अभी तक, और ना ही दिख रहा है। सारे प्रोसेस तो चल रहे हैं, पर बात यही है कि सारा कानून लड़कियों के फेवर में है, तो लड़कों के इमोशन का कोई वैल्यू है नहीं। अगर एक बाप अपने 4.5 साल के बेटे से नहीं मिल पा रहा है, और 2.25 साल से अगर नहीं मिल पा रहा है, जब वो गया था तो उस समय लगभग वही 2.25 साल के आसपास का था।
अभी 4.5 साल का हो चुका है, 2.25 साल से ऐसे ही स्ट्रगल चल रही है। और पर्सनली जब मैं उसको मिलने का कोशिश किया हूँ तो बार बार ऐसा हो जाता है कि मेरी सो कॉल्ड पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले सदर थाना में जाके गलत एफआईआर कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा धारा लगा दिया जाता है मेरे ऊपर। और बस बेटे से मिलने के स्ट्रगल के कारण 2 बार मुझे जेल भेजा जा चुका है। बात यह है कि ठीक है, ये स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे बेटे के लिए फीलिंग है, मेरे अंदर जो मेरे बेटे के लिए इमोशन है, वो दूर हो नहीं सकता। 2.25 साल हो चुके हैं लगभग, और मुझे पता है कि इतने टाइम होने के बाद भी अगर मैं अपने बच्चे के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, या बार बार उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, या बार बार उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता हूँ, या किसी भी तरह से उससे उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करता हूँ कि वो मेरे से टच में रह पाए, तो अगर मैं अभी तक 2.25 साल के बाद भी ये सब करता आ रहा हूँ और 2 बार मुझे गलत एफआईआर में जेल भेजने के बाद भी अगर मेरे अंदर से मेरे बेटे के लिए वो इमोशन या फीलिंग ख़त्म नहीं हो रही है, तो सीधा सा बात है कि वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीज़ें दूर की बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे लाइफ में आगे बढ़ो, दूसरी शादी करना है तो दूसरी शादी करो, नहीं करना है तो भी लाइफ में आगे बढ़ो और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ मैं कर ही नहीं पाता हूँ, या जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जब मैं अपने अंदर से अपने बेटे के लिए जो मेरे अंदर जो फीलिंग है, जो वो हट ही नहीं पाती है, जो इमोशन है वो जो हट ही नहीं पाती है, भले मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ, उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाता हूँ, या अगर मिल भी पा रहा हूँ तो लाख मशक्क़त के बाद बहुत रेयरली मिल रहा हूँ, या फ़ोन पे अगर बात हुई भी है कभी पास्ट में तो लाख मशक्क़त के बाद रेयरली हुई है। तो मुझे पता है कि मैं अपने बेटे से टच में नहीं हूँ, टच में होने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे जेल भेज दिया जाता है। मुझे पता है कि आज के डेट में मैं अपने बच्चे से टच में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो मेरे बेटे के लिए फीलिंग है, इमोशन है, वो कम नहीं हो पाई है। यही एक रीज़न है कि आज भी मैं लाइफ में बिना आगे बढ़े अपने बेटे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये सोच रखता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, या आगे की परिस्थितियाँ जैसी भी हों, या जैसी भी सिचुएशंस हों, मैं लाइफ में जिस तरह से भी आगे बढ़ता हूँ या नहीं बढ़ता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर जो मेरे बेटे के लिए फीलिंग है, मेरे अंदर जो मेरे बेटे के लिए इमोशन है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। और मेरे अंदर जो जिस तरीके से मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करता आया हूँ अभी तक और अभी भी कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल मेरी हर तरीके से, हर तरह से जारी रहेगी, ताकि कल को मेरे बेटे के बड़ा होने के बाद मैं अपने आप को ये ना बोल पाऊँ कि मैं उसके लिए कुछ किया नहीं, या मैं अपने साइड से कभी कोशिश किया नहीं। मैं अपनी साइड से हर वो एक कोशिश करना चाह रहा हूँ, और हर एक कोशिश करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, कि अब मेरे अंदर वो गिल्ट ना हो। बाकी देखता हूँ ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, क्योंकि अब मेरे हाथ में भी सही में कुछ नहीं रह गया है। कोर्ट कचहरी से कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, पर्सनली भी कुछ करके मिलता नहीं है, बार बार मुझे जेल भेज दिया जाता है। हो सकता है कि बच्चे के स्ट्रगल में फिर से मुझे जेल भेजा जाए, एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है अब मेरे ससुराल वाले और मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, या स्ट्रगल करते हुए उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, या उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी की क्या अपनी सेटिंग है कि जब भी इस टाइप के सिचुएशन होते हैं, या जब मैं अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करता हूँ या फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ऊपर एक गलत एफआईआर कर दिया जाता है। उसकी अपनी क्या सेटिंग है, किस तरीके से वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, या मेरे ससुराल वाले किस तरीके से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता,
कि उनकी अपनी क्या सेटिंग है। जब भी मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अप्रोच करता हूँ या फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता हूँ, हर बार मेरे ऊपर एक गलत एफआईआर होता है और तुरंत पुलिस एक्शन में भी आता है और फिर तुरंत मुझे उठाकर जेल में भी डाल दिया जाता है, चाहे जैसा भी एफआईआर हो। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं 2 बार जेल गया हूँ तो फिर से मैं अपने बच्चे के स्ट्रगल में जेल ना जाऊँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ। क्या सिचुएशन होंगे, क्या कैसी परिस्थितियाँ होंगी, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को लेकर स्ट्रगल चल रही है, 2.25 साल से चल रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। और इस स्ट्रगल में 2 बार वो जेल मुझे भेज चुकी है। आगे का मुझे पता नहीं कि वो और किस तरीके से, कितना, किस लेवल तक, कौन से नीच लेवल तक वो जाएगी और मुझे जेल भेजेगी। और जब जब मुझे जेल भेजती है उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे बेल ना मिले, मैं जेल में ही रहूं। पूरी भरपूर एड़ी चोटी एक लगा देती है, कोर्ट में भी अपने हाई कोर्ट के वकील को बुलाकर पूरी एड़ी चोटी एक लगा देती है कि मुझे बेल ना मिले, मेरा बेल रिजेक्ट हो जाए, मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूं। और अब क्या बोलूं मैं, तो देखता हूं अभी क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, कैसी परिस्थितियां रहती है। पर एक बात तो क्लियर है कि मेरे बच्चे को लेकर, मेरे बेटे को लेकर जो मेरी स्ट्रगल चल रही है, वो चल रही थी, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। रहा बात, ये वीडियो मेरे बनाने का एक पर्पस ये भी था कि इस 2 बार जो मैं जेल जा चुका हूँ, तो मैं जेल का एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि जेल का कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ऑब्वियसली जेल है तो वहाँ कोई होटल वाला इन्वायरमेंट तो होगा नहीं, सीधा सा बात है। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहा है मेरा जेल के अंदर। 2 बार मैं जेल जा चुका हूँ और दोनों बार ही मेरी जो एक्सपीरियंस रही है वो बहुत ही वर्स्ट रही है। तो बस एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से घुसने से जेल की जर्नी शुरू हो जाती है। पहली बार तो वैसा ही एक्सपीरियंस रहा मेरा, दूसरी बार भी वैसा ही एक्सपीरियंस रहा। दोनों एक्सपीरियंस मेरा वर्स्ट रहा जेल जाने का। इसलिए मैं एक ये वीडियो बनाकर अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे मेरी अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग होने के बाद पहले सरकारी अस्पताल सदर हॉस्पिटल रांची में ले जाकर मेडिकल कराया गया। उसके बाद फिर कोर्ट लेके गए मुझे। कोर्ट में जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन भी कराने की कोशिश की गई। ब्लैंक पेपर पे मैं साइन नहीं किया तो फिर पूरा रास्ता मुझे कूटते हुए सदर थाना लाया गया, फिर वहाँ भी कूटा गया और उसके बाद फिर मुझे जेल में ले जाकर छोड़ दिया गया। जेल में जाने के बाद सबसे पहले, और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि जेल में जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, पुलिस वाले हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जो पूरा जेल है वो जेल के कैदी ही चला रहे हैं। मतलब जेल में पुलिस वाले भी हैं पर जो उनकी जो गिनती बहुत कम है पुलिस वालों की, और पूरा का पूरा जो अंदर का जेल है वो जेल के कैदी ही चला रहे हैं। जो सजावार कैदी होते हैं, जिनको सज़ा हो गई है, वही पूरा जेल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैं जेल गया, जेल के गेट से अंदर घुसा। जेल का नाम है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार, रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची। इसके गेट से जैसे मैं अंदर घुसा तो सबसे पहले तो गेट के बाहर ही चेकिंग की गई। चेकिंग करने के बाद अगर कोई अंगूठी पहना हुआ है या कोई लॉकेट पहना हुआ है तो वो निकलवा कर फेंकवा देते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वो सोने की अंगूठी है
या चांदी की अंगूठी है या सोने का लॉकेट है, चांदी का लॉकेट है, ये मैटर नहीं करता है। वो निकलवा कर साइड में रखवा देते हैं और वो सब पुलिस वालों का हो जाता है। ऐसा हिसाब किताब है। फेंकते तो नहीं होंगे, सोना चांदी है तो यूज़ कर लेते होंगे, नॉर्मल लोहा वगैरह की अंगूठी है तो फेंक देते होंगे। उसके बाद चेकिंग के बाद गेट से अंदर घुसाया जाता है। वहाँ पर भी पहले जिनको ड्यूटी दी गई है, वहाँ पर सजावार कैदी को हर एक काम की ड्यूटी दी गई है कि किस कैदी को क्या करना है। सबका एक अपना काम फिक्स है, सबका एक काम फिक्स है, हर दिन की रूटीन फिक्स है कि क्या किसको क्या काम दिया गया है। तो पहले अंदर जाने के बाद सजावार कैदी पूरे शरीर की तलाशी लेते हैं। शरीर की तलाशी लेते समय जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको भी वो पूरा दबाते हैं, छूते हैं, अच्छे से पूरा जांच करते हैं कि हम कुछ गलत चीज़ें तो लेकर अंदर नहीं जा रहे हैं। तो हमारे प्राइवेट पार्ट को भी पूरा छू कर दबा कर पूरा अच्छे से चेकिंग किया जाता है। ये सजावार कैदी ही करते हैं जिनको काम दिया गया है। उसके बाद पैसा अगर है, क्योंकि पैसे अलाउड होते हैं, पैसे हम लेकर जा सकते हैं। तो पैसे अगर किसी के पास हैं तो जितने पैसे हैं, क्योंकि पूरा जेल का अंदर जो है वो करप्शन भरा हुआ है, घूसखोरी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा घूसखोरी भरा हुआ है। हर जगह, कहने को तो जेल है पर वहाँ हर जगह पैसे चाहिए, बिना पैसे के बिना वहाँ काम कुछ भी होता नहीं है। तो कहने को जेल है पर जेल के अंदर भी हमें जीने के लिए पैसे चाहिए, अगर थोड़ा ठीक से जीना चाहते हैं तो। नहीं तो कुत्ते की तरह जीना चाहते हैं तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर कुत्ते से थोड़ा सा अच्छे से अगर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो पैसा चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी नरक है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं गया तो मेरे जेब में 700 रुपये थे। 700 रुपये थे। चेकिंग करने के बाद 500 रुपये मुझे दिए और 200 रुपये पुलिस वाले चेकिंग में वो अपना समझकर रख लिए। और ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट कुछ फिक्स है, मतलब जिसके पास जितने पैसे होते हैं उसके हिसाब से पुलिस वाले पैसे रख लेते हैं। सुनने को ये भी मिलता है कि किसी के पास 1000 रुपये हैं तो 500 रुपये रख लिए, 500 रुपये दे दिए। जैसे मेरे पास 700 रुपये थे, 200 रुपये रख लिए, 500 रुपये दे दिए। किसी के पास 1500 होते हैं तो 500 रख लिए, 1000 दे दिए। किसी के पास 5000 होते हैं, 2000 रख लिए, 3000 रख लिए, 2000 2500 दे दिए। तो इसकी कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। वहाँ पर ऑन द स्पॉट पुलिस वाले देखते हैं कि इसके पास कितने पैसे हैं, उसी के हिसाब से वो कुछ पैसे कैदी को दे देते हैं और बाकी पैसे अपने पास घूसखोरी में रख लेते हैं। ये सब होने के बाद फिर चेकिंग वेकिंग सब होती है। चेकिंग होने के बाद हमें एक जनरल वार्ड है, मतलब जनरल वार्ड कह सकते हैं कि जैसे कोई भी कैदी आता है तो पहले जनरल वार्ड में भेजा जाता है। जैसे 12D, अगर हम सेंट्रल जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची की बात करें तो वहाँ का जो जनरल वार्ड है 12D है। तो 12D में हमें भेजा जाता है। ठीक है, 12D में हमें भेज दिया गया। वहाँ फिर से जो 12D के इंचार्ज हैं, है ना, 4-5 लोग इंचार्ज होते हैं। हर ऐसे तो वार्ड के इंचार्ज एक ही होते हैं, पर जो जनरल वार्ड है उसमें 4-5 लोग होते हैं इंचार्ज। वहाँ पर मज़े लेने के लिए वो पूछते हैं कौन सा क्या केस करके आया है, कौन सा क्या धोखाधड़ी करके आया है, मज़े लेने के लिए पूछते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 1 सप्ताह के लिए हमें रखा जाता है। 1 सप्ताह के अंदर हमें पूरा बंद करके रखा जाता है, मतलब उस वार्ड से बाहर नहीं जाने देना है। बाहर बस जाने देना है पॉटी करने के लिए और खाने लेने के लिए, दैट्स इट। तो ये 2 काम, पॉटी करना और खाना लेना, ये 2 काम के अलावा हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है 1 सप्ताह तक। और बस बाहर जाना है तो खाना लेना है, वापस आ जाना है टाइम टाइम से, या बाथरूम जाना है और आ जाना है।
बस एक बार से ज़्यादा अगर पॉटी लग जाए तो उसमें भी वो गाली गलौज करते हैं और जाने नहीं देते हैं, और अगर जाने दे भी रहे हैं तो गाली गलौज करते हैं। हर वार्ड के अंदर बाथरूम बनी हुई है, लेकिन वो उस बाथरूम में सिर्फ टॉयलेट करने के लिए देते हैं, पॉटी करने नहीं देते। इमरजेंसी में भी नहीं देते हैं, रात में भी नहीं देते हैं। अगर रात में भी कोई वहाँ इमरजेंसी में, क्योंकि रात में तो बाहर का गेट बंद होता है, वार्ड का गेट बंद होता है, तो रात में भी अगर इमरजेंसी में किसी को पट्टी लग जाती है तो चले जाते हैं, लेकिन गालियाँ सुनते हैं, 10 गालियाँ सुनते हैं। और अगर मूड ख़राब हो तो एक आध दो लाठी भी लगा देते हैं, ऐसा भी है हिसाब किताब। और ये सब सारे कैदी हैं। उसके बाद 1 सप्ताह तक हमें वहाँ रखा गया जाता है। कैदियों को 1 सप्ताह के लिए, जो भी कैदी आए 1 सप्ताह के लिए वहाँ रखा जाता है। 1 सप्ताह के अंदर हमारा कुछ फॉर्मेलिटी है, जैसे एक दिन मुझे मेडिकल के लिए लेके गया, ठीक है, और एक दिन नाम वाम कंफर्म करके कुछ उनके फ़ोटो वगैरह वो खींचते हैं, तो उसके लिए लेके गए वो। मतलब एक दिन वो मेडिकल के लिए लेके गए, एक दिन वो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं स्लेट में नाम लिखवा कर, तो एक दिन वो फ़ोटो के लिए लेकर गए, 2 दिन लेकर गए थे, और बाकी 1 सप्ताह उसके अंदर ही रहा। उसके बाद वार्ड की छटनी करते हैं। वार्ड की छटनी करने के बाद, मतलब अंदर जेल के अंदर ही एक सेंटर पॉइंट में एक गुमटी करके जगह है। वो गुमटी वो वाली मत समझिएगा कि पान वाली गुमटी जैसे जो मार्केट में होती है, वो पान वाली गुमटी को ही गुमटी कहते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि गुमटी मतलब शायद कोई उस टाइप का कुछ दुकान उकान टाइप का होगा या कुछ होगा, पर वो दुकान उकान नहीं होता है। वो एक तरह से केंद्रीय स्थल होता है। मतलब पूरे जेल में अगर कुछ कांड हुआ है या कुछ हुआ है तो वो एक केंद्रीय स्थल, जिसको हिंदी में वहाँ लिखा होता है केंद्र स्थल, जगह होता है जहाँ पुलिस वाले होते हैं, जमादार बैठते हैं, और कुछ कैदी की जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो वहाँ पर होते हैं। तो उसको हिंदी में केंद्र स्थल, और ऐसे लोग बोलचाल का भाषा में गुमटी कहते हैं। तो 1 सप्ताह रखने के बाद हमें गुमटी में ले जाया जाता है जो भी कैदी हैं। उसके बाद फिर उनकी वार्ड की छटनी कर दी जाती है कि किसे कौन सा वार्ड में देना है। जैसे मुझे छटनी करके 12A का वार्ड दिया गया था। 12A मुस्लिम वार्ड है, तो मुझे वो वार्ड दिया गया था। और उसी तरीके से बाकी अलग अलग लोगों को छटनी करके अलग अलग वार्ड दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वार्ड में जाने के बाद तो एक हमें सहूलियत ये मिल जाता है कि जैसे 1 सप्ताह पूरे बंद करके रखा गया हमें, तो वहाँ पर छूट मिल जाती है। बस इतना ही फ़र्क है कि थोड़ा बाहर घूमने की छूट मिल जाती है। एक बात मैं और उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब 12D में हमें 1 सप्ताह के लिए रखा जाता है तो वहाँ जो बेड होते हैं, बेड मतलब क्या, तख्ता बना होता है पत्थर का, और उस पर सरकारी कंबल लगा होता है। जो जनरल वार्ड होते हैं उसमें तो बेड के तख्ता बने होते हैं पत्थर के, और उस पर एक एक आदमी के लिए पत्थर के तख्ता बने होते हैं, और उस पर सरकारी कंबल जो काले कलर की आती है वो बिछाकर वो सोने के लिए देते हैं। तो उसके वो पैसे मांगते हैं। रहना 1 सप्ताह ही है, लेकिन वो उसके लिए पैसे मांगते हैं, और वो पैसे मांगते नहीं, वो पैसे लूटते हैं। सपोज़ कि जैसे मेरे पास 700 रुपये थे, 200 रुपये पुलिस वाले ने रख लिया गेट में चेकिंग के समय, 500 रुपये मेरे पास बचे, तो 500 रुपये वो 12D में बेड के नाम पे वो मांगते नहीं हैं, वो लूट लेते हैं। जेब में चेकिंग वेकिंग करेंगे, देखेंगे कितने पैसे हैं इसके पास, तो अब उन पर डिपेंड करता है। अगर 500 रुपये हैं, उनको पूरा रखना है तो वो पूरा रख लेंगे, ठीक है। और अगर उनको लग रहा है कि 100 150 रुपया 200 रुपया दे देना है तो दे भी देते हैं। किसी के पास 5,000 है तो पूरा रखना होगा, पूरा 5,000 रख लेंगे। एक आध हज़ार रुपये 500 रुपये अगर देने का उनका मूड होगा तो दे भी देंगे। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल तो है नहीं, क्योंकि वो पैसे लूट लेते हैं बेड के नाम पे, मांगते नहीं, लूट लेते हैं। मैं वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, लूट लेते हैं। वो शरीर की चेकिंग वेकिंग करेंगे, देखेंगे इसके पास कितने पैसे हैं, निकाल के अपने पास रख लेंगे और बेड के नाम पे, और उसके बाद कुछ पैसे उसमें से देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे।
और एक बात और है, अगर 12D में हमें 1 सप्ताह रखा जाता है और जैसे जैसे मेरे पास शुरू में 700 थे, तो 200 गए, 500 रुपये बचे हुए थे, तो वो शुरू में तो लिए, लेकिन फिर मुझे वापस कर दिए 500 रुपये। लेकिन 12D में रहते समय अगर कोई मिलने के लिए हमारे पास आ जाते हैं और कोई पैसे देकर जाता है, तो 12D का रूल ये है कि नॉर्मली ऐसे कोई अगर मिलने के लिए आ रहा है तो 1 नंबर वार्ड में हमें जाकर शाम में पैसे कलेक्ट करके लेना होता है खुद से ही। लेकिन 12D में हमें बाहर तो निकलने दिया नहीं जाता है, तो पैसे आने के बाद उस 1 सप्ताह में अगर कोई विजिटेशन हो रहा है या कोई घर से मिलने के लिए आ रहा है, तो वो पैसे 1 नंबर जो वार्ड हैं वहाँ से कलेक्ट करके पैसे 12D वाले जो इंचार्ज है 4-5 लोग, वो खुद लेकर आते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमें। मतलब हम खुद से अपने पैसे को जाकर ला नहीं सकते हैं 1 सप्ताह तक, जब तक उस वार्ड में है। वही लेकर आते हैं और हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। तो जैसे मेरे पास 500 रुपये पहले थे, बाद में मेरे घर से पापा मिलने के लिए आए थे, वो 1 सप्ताह के अंदर आ गए थे, जबकि उनको आना नहीं चाहिए था 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि पैसे वैसे लुटा जाते हैं। तो वो 1 सप्ताह के अंदर मिलने आ गए और वो करीबन मुझे लगता है कि 2000 के आसपास, हाँ 2000 रुपये दे के गए थे, जिसमें वो कट छटा के पूरे पैसे मिलते नहीं हैं। वो कट छटा के करीबन मिलते हैं 10% कट होते हैं, 50 रुपये अलग से कट होते हैं। तो करीबन मान के चलो कि मेरे पास 2000 में 200 रुपये और 50 रुपये अलग से, 250 रुपये, करीबन 1750 रुपये मेरे पास आए थे। ठीक है, 1750 रुपये आए, वो नाम के थे, वो लुटा गए मेरे सारे। 2000 में 1750 तो आए, 250 रुपये ऑफिशियली कट गए, और 1750 रुपये आए, उनके पास पैसे थे। और या अगर सपोज़ कि हम डायरेक्टली जब मिलने गए हैं उसमें भी कुछ डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली पैसे ले लेते हैं सपोज़ काउंटर पे, मतलब जब मिलने जा रहे हैं, तो उस समय भी जो वहाँ के कैदी जो इंचार्ज हैं, तो कुछ उनकी अपनी सेटिंग है। डायरेक्टली अगर पुलिस वाले को पैसे दिया जाता है तो पुलिस वाले से, घर वाले से पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, और अंदर के जो कैदी इंचार्ज हैं जो हमें मुलाकात करवाते हैं, तो वो डायरेक्टली पैसे वहाँ पर दे देते हैं। पर पैसे उतने ही कटेंगे, 10% कटेंगे और 50 रुपीज़ कटेंगे। मिलना 2000 में 1750 ही है, तो वो मैटर नहीं करता है। जैसे मैं दूसरी बार जेल गया था तो मुझे पता था कि डायरेक्टली भी पैसे मिलते हैं, और अगर ना लो तो काउंटर में अगर बाहर जमा करके जाया जा रहा है तो शाम में पैसे मिलते हैं। तो मैं तो डायरेक्टली ले लिया था, तो मेरे पास पैसे डायरेक्टली आ गए थे 1750 रुपये। लेकिन नॉर्मली अगर लोगों को पता नहीं होता है तो वो काउंटर में जमा कर देते हैं, तो शाम में 12D के इंचार्ज ही लेके आते हैं, तो पैसे उनके पास ही होते हैं। तो मेरे केस में पैसे वो लेकर नहीं आए थे, तो पैसे उनके पास तो नहीं थे, पैसे मेरे पास ही थे क्योंकि मैं डायरेक्टली ले लिया था। लेकिन उनके पास रिकॉर्ड था कि कितने पैसे आए हैं। वो रिकॉर्ड रखने के लिए एक आदमी को भेजते हैं पीछे पीछे, वो चेक करते हैं कि कितने पैसे आए थे। तो वो मेरे पॉकेट चेक किए, 1750 रुपये मिले, 500 रुपये पहले के थे, तो सीधा वो 1500 रुपये अपना समझ कर रख लिए। मतलब 2000 में 1750 मेरे पास आए, जिसमें से 1500 रुपये वो अपना समझ कर रख लिए बेड के नाम पे। ठीक है, और 250 रुपये का चिल्लड़ मेरे पास बचा। मतलब 2000 रुपये में मेरे पास 250 रुपये आए चिल्लड़, और 500 रुपये जो मेरे पास पहले से पड़े थे वो, मतलब 750 रुपये मेरे पास आए। 500 रुपये तो मेरे अपने ही थे पहले वाले, और बाद में जो 2000 आए थे उसमें से 250 रुपये मिले थे चिल्लड़, बस। उसके बाद हमारे वार्ड की छटनी हुई। वार्ड की छटनी होने के बाद मुझे 12A में भेजा गया। 12A में भेजने के बाद ये छूट मिल जाता है कि हम 14 घंटा अंदर जेल में कैद रहेंगे और 10 घंटा बाहर हम घूम फिर सकते हैं कैंपस में कैंटीन है, लाइब्रेरी है और प्लेग्राउंड है, और भी खुला जगह है।
तो 14 घंटे हमें अंदर बंद करके रखा जाता है वार्ड में, और 10 घंटे हम बाहर रह सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, कैंटीन जा सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं, प्लेग्राउंड जा सकते हैं, और उसी टाइमिंग में खाना 2 बार दिया जाता है, सुबह में भी कुछ कुछ दिया जाता है तो वो खा सकते हैं। चाय अगर बाहर दे रहा है तो वो हम ले सकते हैं। वो 10 घंटे में सारा प्रोसेस होता है। 14 घंटे हमें अंदर बंद करके रखा जाता है, बाकी 10 घंटे में जब हमें बाहर रखा गया है तो हम घूमने फिरने के साथ साथ अपना खाना वाना ये सब भी ले सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, नहा वहा सकते हैं। ये सिस्टम है नॉर्मली। और हर दिन गिनती होती है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। इस तरीके से कैदियों की गिनती होती है वार्ड में। मतलब सुबह 5:45 से लेके शाम में 5:45 तक, जिसमें दोपहर में 12 से 2 छोड़कर 10 घंटा हम बाहर रहते हैं और बाकी 14 घंटा अंदर रहते हैं। मतलब रात में 5:45 से लेके, मतलब रात नहीं, शाम में 5:45 से लेके अगला दिन सुबह 5:45 तक 12 घंटे, और दोपहर में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रात में नहीं, शाम में 5:45 से लेके अगला दिन सुबह 5:45 तक, ठीक है, और दोपहर में 12 से 2 बजे तक 2 घंटे, और रात में 12 घंटे, 14 घंटे हमें अंदर जेल के अंदर ही रखा जाता है। मतलब कैलकुलेशन किस तरह से भी कर लो, नॉर्मल प्रोसेस ये है कि शाम में 5:45 से लेके अगला दिन सुबह 5:45 तक 12 घंटे हो गए, वो पूरा हम जेल के अंदर ही कैद हैं, ठीक है, ताला मार के। और फिर दोपहर में, जैसे अगले दिन फिर दोपहर में 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2 घंटे, मतलब 12 घंटे उधर और 2 घंटे इधर, 14 घंटे हमें ताला मारकर वार्ड के अंदर रखा जाता है। और जो बाकी 10 घंटे बच गए, उस 10 घंटे में हम बाहर घूम फिर सकते हैं, नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। खाना भिखमंगों की तरह लाइन लगा लगा कर लिया जाता है और ऐसे ऐसे करके दिया जाता है, होता है ना, वो भिखमंगों की तरह, तो उस तरह से ले सकते हैं। और तो ऐसा रहता है एक्सपीरियंस। और दूसरा है कि गिनती होती है, मैं गिनती की बात कर रहा था। सुबह 5:45 गिनती होती है, ठीक है, एक बार। उसके बाद वार्ड खोल दिया जाता है, बाहर चले जाते हैं लोग। फिर दोपहर में 12 बजे तक सबको अंदर आ जाना है वार्ड के अंदर। आने के बाद फिर से वहाँ पर एक बार गिनती होती है, दूसरी बार, ठीक है। फिर 2 बजे तक बंद करके रखा, फिर 2 बजे खोल दिया, फिर 2 बजे बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर शाम में 5:45 वार्ड के अंदर आ जाना है, और फिर तीसरी बार गिनती होती है। मतलब दिन में 3 बार कैदियों की गिनती होती है वार्ड के अंदर, ठीक है। और जो 10 घंटे होते हैं, उसी 10 घंटे में नहाने के लिए हमें बाल्टी लेकर दूर जाना पड़ता है, चापाकल से पानी भरो, फिर बाथरूम में, गंदे से बाथरूम में जाकर नहाओ, या किसी को खुला में नहाना है तो खुला में नहा सकता है चापाकल के पास, या किसी को लैट्रिन जाना है, पॉटी करना है, तो फिर वही पॉटी वाली बाल्टी उठाकर चापाकल जाओ, पानी भरो, और फिर दूर जाकर जो बाथरूम होते हैं, गंदे वाले बाथरूम में जाकर अपना, सफाई भी होती है बीच बीच में, पर गंदगी तो आसपास तो दुनिया भर की गंदगी रहती है, ऐसा नहीं है कि एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो वहाँ बाथरूम जाओ, ठीक है। और रात में अगर किसी को गलती से पॉटी लग जाता है वार्ड में, तो रात में तो लॉक लगा हुआ है, कैदियों को बंद करके रखा गया, ताला मार दिया गया गेट में, तो इमरजेंसी में क्या करेगा इंसान,
कैसे जाएगा बाहर? अंदर वार्ड के अंदर भी बाथरूम है जिसमें हमें टॉयलेट करना अलाउड है, लेकिन पॉटी करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर रात में किसी को इमरजेंसी में पॉटी लग गया, या दोपहर में भी 2 घंटे हम 12 से 2 बजे तक बंद हैं, उस दौरान अगर हमें पॉटी लग गया तो क्या करेगा लोग इमरजेंसी में? कहाँ जाएगा? रोक के तो नहीं रख सकता ना। तो वार्ड वाले पॉटी टॉयलेट में ही अगर बाथरूम करने के लिए जा रहा है तो चला तो गया वो, क्योंकि लग गया है तो जाना चाहेगा ही, क्या करेगा? लेकिन 10 गालियाँ सुनना है, क्योंकि रूल यही है कि पॉटी लगा है तो बाल्टी उठाओ, चापाकल से पानी भरो और दूर जाओ जहाँ बना हुआ है। वार्ड में अगर जा रहे हैं या पकड़ा रहे हैं तो कितना भी बोल लो कि इमरजेंसी है, ये है, वो कोई सुनता उनता नहीं है। वहाँ का जो वार्ड का जो इंचार्ज है वो सुनता उनता नहीं है। 10 गालियाँ देगा, 10 गालियाँ देगा, और दिमाग ख़राब हो तो सुटाई भी हो जाए, ये भी हो जाता है। तो इस टाइप का हिसाब है, क्योंकि अंदर सब कैदी भरे हुए हैं, जो जिसको जैसा करना है वैसा चल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आ, अंदर अगर कोई हाथापाई कर लेता है, कोई मारपीट करता है, क्योंकि सब कैदी भरे हुए हैं, और एक एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि कुछ भी बोलना हो या किसी को कुछ भी, किसी से कुछ बोलना हो तो वहाँ गाली गलौज करना एक नॉर्मल सी बात है। वो हर लाइन में गाली गलौज होता है। माँ बहन की गाली होगी, भाई बहन की गाली होगी, और कुछ भी उल्टे सीधे गाली होंगे। मतलब हर एक लैंग्वेज में, हर एक लाइन में उनका गाली एक तरह से वो आदत होती है सारे कैदियों की। वहाँ रहते रहते इस टाइप का मेंटालिटी सबका हो चुका है, या सब इसी टाइप के होते हैं कि गालियाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रीजन से दिया जाता है, एक उनकी आम भाषा हो गई है कि हर लाइन बोलते समय गालियाँ बोलना है और गाली गलौज करना है, गालियों से बात करना है। ये मैक्सिमम कैदियों की वो वहाँ आदत बनी हुई है। तो ये नॉर्मल सा बात है। और दूसरा कि जब कोई मारपीट कर लेता है अंदर, या कोई कैदी किसी कैदी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, हाथापाई कर लेता है, या इस टाइप का कुछ सिचुएशन होता है कि जैसे अंदर में जो नशा की चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब खैनी, सिगरेट और गुटखा, ये 3 चीज़ तो ऑफिशियली कैंटीन में मिल जाते हैं, तो वो लोग खरीद कर आराम से सिगरेट, खैनी, गुटखा खा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नशा की चीज़ें हैं, जैसे गांजा हो गया, ठीक है, ब्राउन शुगर हो गया, और क्या, मुझे तो नाम भी सबका नहीं पता है कि और कौन कौन से नशा के लोग, एक नशा वो लोग बोलते हैं वहाँ टैन की टैबलेट आती है, और रॉकेट करके भी कोई कुछ बोलता था कि ऐसे भी कुछ आता है। तो मुझे नशा का ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, एक बस मुझे ड्रिंक समझ में आता है कि हाँ लोग ड्रिंक करते हैं। एक मुझे खैनी, गुटखा, सिगरेट ये सब समझ में आता है। तो खैनी, गुटखा, सिगरेट तो वहाँ ऑफिशियली मिल रहा है, कोई भी लोग खरीद के वो पिल्ली खा सकता है, पी सकता है। लेकिन इसके अलावा जो नशा है, एक दो नाम मुझे पता है कि ब्राउन शुगर हो गया, गांजा हो गया, और कुछ नए नाम भी मुझे वहाँ सुनने को मिले थे, टैन की टैबलेट हो गई, या रॉकेट हो गया। मुझे नहीं पता क्या होता है कि रॉकेट बना, लोग बोलते थे कि रॉकेट बनाया, तो मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है ना। अंदर में वो केमिकल वाली जहरीली दारू भी लोग बना के महंगे महंगे में बेचते हैं, जिसको गुड़की कहते हैं। तो अनऑफिशियली ये सारी चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं, लेकिन किस तरीके से आ रही है, कौन लेके आ रहा है, क्या ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये सब का मुझे आइडिया नहीं है। पर अंदर सब कुछ अवेलेबल है, नशा की चीज़ें जो अलाउड नहीं है वो भी। तो आ तो रहा है अनऑफिशियली सब कुछ, लेकिन अगर कौन कैसे ला रहा है वो पता नहीं। लेकिन अगर कोई पीता हुआ पकड़ा जाता है, पुलिस वाले अगर पीते हुए पकड़ लेते हैं ऑफिशियली किसी को, तो उनको, और अगर पीते तो लोग बहुत हैं, पीते ही रहते हैं, मतलब अंदर हर कोना में, खोपचा में, हर जगह लोग नशा करते हुए दिख जाएंगे, पी रहे हैं। वार्ड के अंदर भी आधा रात में, रात में तो बंद होती है, लोग गांजा पी रहे हैं, ब्राउन शुगर पी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है अंदर, रात में भी, शाम में भी।
दिन में भी बाहर खोपचा खोपचा में कोना कोना में लोग पी रहे हैं, बहुत ज़ोरदार टीम बना बना के। लेकिन अगर पीते हुए पकड़ा गए, कोई गलती से पकड़ा गया या कोई मारपीट करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको उठाकर पहले वही केंद्र स्थल जिसको गुमटी कहते हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। एक पिलर बना हुआ है, पिलर से चिपका देते हैं उसको, ठीक है, और पीछे हिप में डंडे से सोटाई करते हैं। ऐसा मतलब मुझे, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पीने खाने की आदत है नहीं, और मैं बाहर ही ये सब नहीं पीता हूँ या नशा नहीं करता हूँ, तो अंदर तो ये सब का मतलब ही नहीं बनता। मुझे बस एक समझ में आता है ड्रिंक, तो ओकेजनली कभी कभार बाहर में पी लेता हूँ तो मुझे एक ड्रिंक समझ में आता है। तो और अंदर में वहाँ तो एक जहरीली शराब मिलती है, तो सब तो पीने का मतलब नहीं बनता, और पैसे ही नहीं है दूसरी बात, तो ये सब का तो मतलब ही नहीं बनता, और ना ही मुझे कोई आदत है। तो मुझे तो उस टाइप का नशा वशा का आदत है नहीं, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक दो बार किसी से बहसबाजी हुई है, हाथापाई नहीं हुई लेकिन बहसबाजी हुई। लेकिन हाथापाई नहीं हुई तो मुझे तो कभी वहाँ गुमटी में ले जाकर सोटा नहीं गया, लेकिन हर आए दिन ऐसा देखने को मिलता था कि कोई मारपीट कर लिया या कोई गांजा वांजा पीते हुए पकड़ा गया तो उसे गुमटी में ले जाकर पुलिस वाले पिलर से चिपका कर और पीछे हिप में सोटाई करते थे। मतलब वो कोई फिक्स नहीं होता था, कभी 10 डंडे, कभी 15 डंडे, किसी को 20 डंडे, किसी को 2 डंडे भी, किसी को 5 डंडे भी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो वो अपना उसके हिसाब से ऐसा चलता है। ये तो हो गया सोटाई की बात, ठीक है। अब रहा सोटाई की बात मैं बोल ही दिया, बाथरूम कैसे जाते हैं वो भी बता ही दिया, बाथरूम की कहानी, नहाने की कहानी भी बता दिया, बाथरूम में नहाने की भी कहानी बता दिया, कैसे पॉटी जाते हैं उसकी भी कहानी बता दिया, ठीक है। अब खाने की बारी। खाने में सुबह सुबह जैसे 5:45 गिनती होती है, तो उसी समय जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम से आने के तुरंत बाद 6 बजे के आसपास में, जहाँ तक मुझे, हाँ 6 बजे के आसपास में, अगर 6 बजे से लेट हो गया बाथरूम में तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा खाने वाने में, वो नाश्ता वास्ता में। ऐसे नाश्ता में जा कुछ मिलता भी नहीं है। नाश्ता में वो सुबह देते हैं किसी दिन फुला हुआ चना या प्लेन मूढ़ी, या किसी दिन कच्चा चूड़ा और गुड़, और एक आध दिन किसी दिन सत्तू देते हैं, ठीक है। ये सब खाने का सुबह सुबह नाश्ता का आइटम है। तो 6 बजे तक अगर बाथरूम जाके और लाइन लग के अगर ये ले लिए तब तो ठीक है, लेकिन 6 से लेट हो गया तो दूसरे वार्ड में भी जाके 2 4 5 मिनट अगर लेट हुआ है तो जाके ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, 10 15 मिनट हो गया, तो फिर वो ख़त्म कहानी, फिर वो कुछ नहीं ले सकते हैं। फिर पैसे हैं तो कैंटीन जाओ, ख़रीदो, खाओ, वो वाला हिसाब किताब है। फिर वो भी जो रूखा सूखा चीज़ मिलता है वो नहीं मिलेगा। ये तो हो गया सुबह की बात। अब खाना वहाँ 2 ही टाइम दिया जाता है। नाश्ता तो बता दिया क्या है, वो सूखा सा आइटम है, ठीक है। कभी सत्तू है, कभी कच्चा चूड़ा और गुड़ है, किसी दिन लाल चना है फूला हुआ, और मूढ़ी है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। और खाना 2 टाइम दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम। अब उसको अपने स्टोर करके आप जैसे भी खाना है वैसे खाओ। जैसे सुबह का जो खाना है वो 8 बजे से चालू हो जाता है और करीबन 9:45 तक एंड हो जाता है। तो 8 बजे से लेके 9:45 तक वार्ड में खाना बंटता रहता है, हर वार्ड में। तो 8 बजे से लेके 9:45 तक जाके सुबह खाना लेके रख लो। अब उसको सुबह खाना है तो सुबह खाओ, रख के दोपहर में खाना है तो दोपहर में खाओ। नॉर्मली लोग ले लेते हैं दोपहर में खाते हैं, मैं भी वैसे ही करता था, लेके रख लिया, दोपहर में खाया। पर मिलेगा वही 8 से 9:45 तक सुबह। रात का जो खाना है वो शाम में 3:50 से करीबन 4:30 तक मिलेगा। रात का जो खाना है वो शाम में 3:50 से लगभग शुरू होता है और 4:30 बजे तक एंड होता है। सब वार्ड में मिलते रहते हैं, वही प्रोसेस है। अपना उस बीच में अपना जाओ, ले लो
और अपना उस बीच में अपना लाइन लगा के लेना होगा। वो कुत्ते की तरह ऐसे ऐसे करके रोटियां देते रहते हैं, लाइन लग जाओ, फिर कुत्ते की तरह ऐसे ऐसे रोटी बांटते रहते हैं। सब्जी भी वो लाइन लगा के लो, या दाल देते हैं दोनों टाइम, तो वो लाइन लगा के लो। दोपहर में देते हैं वो मोटा वाला चावल, उसना वाला, दाल देंगे और एक बेकार सी कोई भी बिना टेस्ट वाली सब्जी। शाम के समय 5 रोटी देंगे, वो मशीन में बनी हुई रोटी जो आधी कच्ची आधी पक्की सी होती है, साइड साइड से कच्ची सी होती है, और मशीन में बनी हुई रोटी होती है। तो 5 रोटी देंगे, दाल देंगे और एक बेकार सी बिना टेस्ट वाली सब्जी देंगे। ठीक है, और कुछ भी वो सब्जी बनाते हैं ना, चाहे वो आलू पटल बना रहे हों, चाहे आलू गोभी बना रहे हो, आलू पत्ता गोभी बना, सब सब्जी की टेस्ट एक ही टाइप की लगती थी। ऐसा लगता था सब सब्जी सेम ही जैसा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं वो क्या डालते थे क्या नहीं डालते थे। तो सारे सब्जी का टेस्ट एक ही होता था और सारे बेकार सी होती थी। दाल ठीक ठाक होती थी पर सब्जी बेकार सी होती थी, खाने लायक नहीं होती थी, खाया नहीं जाता था, पर फिर भी लोग खा रहे हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है वो खा ही रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो कैंटीन में जाके खा रहे हैं। कैंटीन में अच्छे खाने मिलते थे, कैंटीन में अच्छी रोटी मिल रही है, अच्छा सब्जी मिल रहा है, अच्छा दाल मिल रहा है। तो जिसके पास पैसे हैं कैंटीन में जाके दोनों टाइम खाना खा रहा है, या कैंटीन से खाना लेकर आ रहा है, सब्जी लेकर आ रहा है। जिसके पास जैसे पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो रोटी सब्जी सब लेकर आ रहा है, जिसके पास कम पैसे हैं सिर्फ सब्जी ख़राब होता है तो सब्जी लेकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अंदर का कहानी चल रहा है, खाने पीने का हिसाब किताब चल रहा है। तो अब है कि ये तो हो गया खाने का, ठीक है। और अब शाम में जो खाना मिला उसी को स्टोर करके रख लो, क्योंकि 4:30 बजे तक एंड हो जाता है। तो स्टोर करके रख लो, रात में 8 बजे खाओ, 9 बजे खाओ, जो टाइम में खाना है अपना खाओ। ये हो गया खाने का हिसाब किताब, ठीक है। और अंदर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, पूजा जिसको करना है कर सकते हैं। मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, गिरजाघर, हाँ गिरजाघर भी बना हुआ है। और मतलब हर धर्म के अनुसार अंदर मंदिर वंदिर बने हुए हैं, लोग अपना जाके पूजा कर सकते हैं। मंदिर में भी बजरंगबली का मंदिर है, शिव मंदिर है, और मतलब गणेश जी का मंदिर है। 2-3 मंदिर हैं अपना, जिनको अपना जाना है अपना जाके पूजा वूजा कर सकते हैं। तो इस टाइप का है। अभी क्या बच गया बताने के लिए मुझे, एक एक्सपीरियंस कि हाँ, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं बताया ही नहीं, सोने का 12D में तो जब कॉमन वार्ड में गया था तो वहाँ तो सोने के लिए पैसे लिए ही थे। अब जब 12D के बाद जब वार्ड की छटनी होती है और जब हमें परमानेंट वार्ड दे दिया जाता है, जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि वहाँ जो सजावार कैदी हैं उनके अलग वार्ड होते हैं, उन्हें वही पत्थर की सलाब वाली, पत्थर की सलाब बोलते हैं ना, स्लैब, पत्थर की स्लैब वाली वार्ड दी जाती हैं, जिन पर दरी बिछाकर और लोग अपना सो सकते हैं। वो सजावार कैदी के लिए, जैसे 12D में कॉमन वार्ड में भी तख्ते वाली होती है, तो सजावार कैदी को उस टाइप का ही वार्ड मिलता है। और जो दूसरे कैदी हैं, जो सजावार कैदी नहीं, जिनको हाजत कैदी कहते हैं, जिनको सज़ा नहीं हुई है, तो उनको ऐसे वार्ड दिए जाते हैं कि ज़मीन पे ही उसमें पत्थर की स्लैब नहीं होती है, ज़मीन लगातार पूरा ऐसे फ्लैट ज़मीन होता है, और ज़मीन में ही वो वही सरकारी कंबल जो होता है काला वाला बिछा बिछा कर बेड बने होते हैं। मतलब एक के आदमी के सोने का बेड, 2 के आदमी का सोने का बेड, 3 के आदमी के सोने का बेड, 4 के आदमी का सोने का बेड, उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई के मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से बेड बने होते हैं, ज़मीन में बिछे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बेड हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलता वो बेड। मान लिया 2 लोग के सोने की का बेड है, या 3 लोग के सोने का बेड है, या 4 लोग के सोने का बेड है, वो बेड उसको बोलते हैं, मतलब ज़मीन में बिछी होती है, और सरकारी कंबल होता है, 2-3 सरकारी कंबल बिछाकर एक बेड जैसा बना दिया जाता है, ऊपर से लोग अपना चादर वादर लगा देते हैं। तो वो फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं वार्ड इंचार्ज को। हर वार्ड का इंचार्ज होता है और उसको पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के बात नहीं बनता वहाँ। और
और उसके लिए पैसे जो हैं वो कोई वैसा फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है। वो 2-3 हज़ार से लेके 1 लाख तक भी हो सकता है, 1.5 लाख तक भी हो सकता है। वो वार्ड इंचार्ज के दिमाग पर, वो जैसा जैसा वार्ड इंचार्ज सटका हुआ है ना, उसके हिसाब से वो अपना बोली लगाता है। किसी से 2 हज़ार भी ले लेता है, बेड दे देता है। किसी से 5 हज़ार भी लेके बेड दे देता है। किसी से 20 हज़ार भी लेके देता है। किसी से 50 हज़ार भी मांग लेता है। और कोई देखता है कि बहुत पैसे वाला पार्टी पकड़ा गया है, या कोई बहुत बड़ा क्राइम करके आया है और उसके पास बहुत पैसे बाहर से नोट छाप के आया है, तो उसे लाख रुपया भी डिमांड कर देता है। तो ऐसा हिसाब किताब है। और जो देख रहा है कि नोट वोट छाप के नहीं आया है, तो अब जैसे मैं नोट वोट तो छाप के आया नहीं था, मैं तो गलती से जाके फंस गया था वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री में बेड मिल गए, फ्री में तो वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो इस टाइप का सिचुएशन है। तो लोग, तो वार्ड इंचार्ज 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार ऐसे पैसे ले लेते हैं। मतलब फिक्स तो कुछ भी नहीं है। जो नोट छाप के आया है उससे 50 हज़ार, लाख, 75 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे डील करेगा। जो नोट छाप के नहीं आया है उससे 5 हज़ार, 7 हज़ार से लेके 15 हज़ार, 20 हज़ार तक डील करेगा। तो जैसे बात बन गई, बेड दे देगा। और अगर बात नहीं बनी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर बात नहीं बनी, तो सोने का रूल कैसे सुलाते हैं वो, 1 4.25 से 4.5 फीट चौड़ा बेड होता है। 4.5 फीट भी नहीं, वो मैं नापा था बित्ता से, लगभग 4 से 4.25 फीट चौड़ा बेड होता है, जो बाथरूम के जस्ट बगल में होता है। वहाँ ऊपर में पंखा नहीं लगा होता है, ठीक है, ताकि लोग परेशान हों। और उस 4 से 4.25 फीट चौड़े बेड में ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं कि ऐसे एक आदमी सोया, फिर ऐसे एक आदमी सोया, फिर इसके बगल में ऐसे करके सोया, ऐसे नहीं। उस 4 से 4.25 फीट बेड में ऐसे इसको बोलते हैं लोग कैंची बन के सुलाना। कैंची ऐसे होता है ना, कैंची, कैंची ऐसे ऐसे होता है ना, कैंची कैसे हम काटते हैं, तो कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। तो मतलब कैंची ऐसे खड़ा करके काटते हैं। तो इस तरीके से ऐसे, फिर इसके बगल में ऐसे ही ऐसे, फिर इसके बगल में ऐसे ही ऐसे, ठीक है। तो एक साइड हो गया 4-5 लोग, 4-5-6 लोग। और फिर जो एक तरफ सर करके सो रहे हैं, और फिर जो पैर करके सो रहे हैं उधर से भी ऐसे, फिर उसके बगल में ऐसे, फिर उसके बगल में ऐसे करके 5-6 लोग उधर से सुलाएंगे, है ना। तो 4 सवा 4 फीट चौड़े बेड में एक साइड से मुंडी करके ऐसे 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 कैंची बन के खड़े खड़े, एकदम शरीर को खड़ा करके, साइड में ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करके। और फिर दूसरे साइड से, पैर के साइड से 4-5 लोग को लिटा के ऐसे ही करके सुलाएंगे। मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए, 4 से 4.25 फीट चौड़े बेड में 8-9 लोग को, 10 लोग को घुसा देते हैं, 12 लोग को भी घुसा देते हैं, 13 लोग को भी घुसा देते हैं। मतलब आप देखोगे ना, डर जाओगे, ये क्या वो मरा इंसान सो रहा है क्या, इस टाइप का ऐसा देखने सो जाता है। मैं भी सोया हूँ उसमें 32 दिन, 32 दिन सोया हूँ मैं भी। डर लगा ना सुन के। मेरे पैसे नहीं थे ना मेरे पास। मेरे पास पैसे थे वही 250 रुपये, 2 हज़ार में बचे थे वो। और 500 रुपये मेरे पास पहले के थे, 750 रुपये थे। तो मैं उनको बोला कि मैं दे देता हूँ सारे पैसे, 700 रुपये दे देता हूँ कम से कम सोने के लिए बेड दे। तो 500 रुपये भी दे रहा था, नहीं माना। फिर 700 रुपये भी देने के लिए तैयार था। पैसे नहीं है, बोला नहीं इतने में काम नहीं चलेगा। तो मेरे से भी वैसे ही 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार ऐसे ही डिमांड किया। क्योंकि डिमांड कुछ नहीं, शुरू में 15 हज़ार, फिर 18 हज़ार, कुछ भी वो डिमांड किया था। 18 हज़ार भी मांगा, 15 हज़ार भी मांगा, 12 हज़ार भी मांगा, ठीक है। फिर वो 10 हज़ार भी मेरे से मांगा। पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूंगा मैं, जेब में पड़े हैं 750 रुपये, तो कहाँ से दूंगा मैं। और घर से कोई, घर तो मेरा लोकल है नहीं कि कोई बार बार दौड़े दौड़े आ रहा है। और घर से एक बार पापा आए थे तो अपने अनुसार 2 हज़ार रुपये दे के चले गए थे। उनको क्या मालूम कि पैसे लुटा गए हैं, 2 हज़ार रुपये वो दे के गए हैं। और तो मेरे पास उनको लग रहा होगा कि जो नॉर्मल कमीशन कटता है, वो कमीशन काट के 750, 700 रुपये, 1750, 1700, 1750 रुपये होगा, उनके दिमाग में ही था। और उनको पता तो था कि बेड वेड के पैसे लगते हैं, क्योंकि पिछले बार मैं जेल आया था तो मैं बताया था। पर फिर भी उतने पैसे वो दे के नहीं गए थे, इतना सोचे नहीं थे कि कितने लगते हैं बेड के, क्या लगते हैं। और पिछले बार मैं आया था जेल से, तो मैं इतना डिटेल में बताया भी नहीं था कि बेड के कितने पैसे लगते हैं। तो वो अपने अनुसार मुझे 2 हज़ार रुपये दे दिए थे। उनके नॉलेज में था 1700, 1750 रुपया है मेरे बेटा के पास, कुछ पैसे बेड वेड का दे दिया होगा, बाकी अपना काम चल रहा होगा, फिर 10-15 दिन में आ जाएंगे, मिल लेंगे।
लेकिन बात तो यही हो गया ना कि 2000 में मेरे पास आए 250 रुपये, और 500 रुपये मेरे से पास जो पहले के थे 750 रुपये। अब 750 में बेड कहाँ से मिलेगा? तो करूँगा क्या अब जब तक घर से कोई अगला आएगा नहीं, या मैं फ़ोन में कांटेक्ट करके उनको बोलूँगा नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, तब तक मेरे पास तो पैसे आएंगे नहीं अपने आप उड़ के। तो मुझे तो वैसी कैंची बन बन के सोना पड़ेगा ना, क्या करूँगा मैं? तो मैं इस बार टोटल जेल में रहा था 80 दिन। पिछली बार 25 दिन रहा था, जेल गया था, तो इस बार मैं 80 दिन रहा था, और 80वां दिन मैं निकल भी गया था जेल से। तो 80 दिन मैं जेल में रहा। 80 दिन में 32 दिन में वैसे ही टॉर्चर होके सोया बेड पे, एक बेड पे ऐसे ही। किसी दिन 8 लोग, किसी दिन 9 लोग, और फिर आए नए कैदी वार्ड में छटनी होकर, उनके पास भी पैसे हैं तो बेड ले लिया, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो फिर वही सो रहा है। कभी 8 लोग, कभी 9 लोग, कभी 10 लोग, कभी 11 लोग, कभी 12-12 लोग भी सोए हैं उसी तरह से, एक साइड 6 और एक साइड 6 मुंडी करके। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी मेरी, कि एक 4 सवा 4 फीट चौड़े बेड में 6 लोग एक साइड मुंडी करके, 6 लोग दूसरे साइड मुंडी करके सो रहे हैं इस तरीके से, कैंची बन के। और समझ में ही नहीं आता था कि किसका सर किसके पैर पे है, किसका पैर किसके सर के ऊपर है, किसका शरीर किसके कहाँ पे है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। जो लोग देख के जाते थे ना, बाकी कैदी जो पैसे लेकर बेड ले लिए हैं, वो देख के डर जाते थे कि ये चल क्या रहा है, ये कैसे सो रहा है, ये मुर्दों की तरह सुलाया जा रहा है जेल में, और सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप बोलोगे ना कि हम गुमटी में जाकर या केंद्र स्थल में जाकर कंप्लेन कर देंगे, तो उल्टा जो वार्ड इंचार्ज है वो ये धमकी देगा कि जाकर कंप्लेन तो डालो, अगला दिन तुम्हारे थैले में जिसमें तुम अपना कपड़ा उपड़ा रखते हो, उसमें गांजा का एक चिल्लम डाल देंगे, गांजा का चिल्लम डाल देंगे। बीच बीच में तलाशी होती है कि किसके पास के क्या पकड़ा रहा है। अगर कुछ उल्टा सीधा चीज़ें पकड़ाती है तो उसकी सोटाई भी होती है गुमटी में। तो बीच बीच में तलाशी भी होती है। जैसे मैं इतने दिन रहा तो पिछले बार 25 दिन में 2 बार तलाशी हो गई थी, इस बार 80 दिन में एक बार तलाशी हुई। तो तलाशी में अगर कुछ उल्टा सीधे चीज़ें पकड़ा गए हमारे पास, है ना, कोई नशीले पदार्थ या कुछ उल्टा सीधे चीज़ें, तो गुमटी में सोटाई होगी। तो वार्ड इंचार्ज ये भी बोलता था कि अगर कंप्लेन गया तो तलाशी के दिन तुम्हारे थैले में उल्टा सीधा चीज़ पकड़ा जाएगा, और फिर तुम्हारी सुटाई होगी, तुम अपना देख लेना। और सुटाई के साथ साथ एक वहाँ चक्री भी होता है कि कभी कभी सोटाई करने के बाद वो चक्री में डाल देते हैं। चक्री का डाल देते हैं मतलब है कि अब उनका कोई वार्ड फिक्स नहीं है, हर एक दिन एक नए वार्ड में उनको असाइन किया जाता है, वहाँ जाके रहना पड़ता है। फिर दूसरे दिन फिर नए वार्ड को असाइन किया जाता है, वहाँ जाके रहना पड़ता है। फिर तीसरे दिन नया वार्ड असाइन कर दिया जाता है, ऐसे और ऐसे सिलसिला चलता रहता है जब तक कि वो स्टॉप नहीं करेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। और उनका दिमाग ख़राब हुआ तो वो सेल में भी डाल देते हैं। सेल का मतलब ये है कि जैसे टीवियों में दिखाया जाता है ना, एक सिंगल सिंगल सेल होती है, छोटे छोटे रूम के साइज का, बाथरूम रूम नहीं, मतलब बाथरूम के साइज का एक छोटा छोटा सेल होता है, वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना पीना है, अकेले रहना है, ठीक है। दिन में वहाँ भी बाहर छोड़ा जाएगा और फिर अंदर में लाके बंद कर दिया जाएगा, लेकिन रहना वैसे ही टॉयलेट टाइप का छोटा सा जगह में ही बंद होके है। उसके बाद भी अगर उनका दिमाग ख़राब हुआ तो अंडा सेल में भी डाल देते हैं, जहाँ 24 घंटे कैद, टॉयलेट जैसा जगह में कैद होके रहना रहना पड़ेगा, और खाना पीना भी वहीं खाना है, पॉटी भी वहीं करना है, सब कुछ वहीं करना है। तो इस टाइप का उनका क्राइटेरिया है कि अगर कोई परेशान किया तो वार्ड से हटाकर चक्री में डाल देगा, कोई ज़्यादा कोई वैसा परेशान किया तो नॉर्मल सेल में डाल देगा, जिसमें दिन भर बाहर रहना है, वही 10 घंटा, और 14 घंटा अंदर रहना है, और टॉयलेट टाइप का छोटे से सेल में। और कोई परेशान किया तो टॉयलेट टाइप का छोटे सेल में एक अंडा सेल बोलता है, उसमें डाल देंगे, जिसमें 24 घंटा उसी में रहना है। तो इस टाइप से हमें डराया जाता है अंदर में कि लोग जाकर कंप्लेन नहीं करेंगे, और लोग नहीं भी करते हैं कंप्लेन। डर सबको होता है, किसको इस टाइप का टॉर्चर होना पसंद है। उससे उससे अच्छा सोचेगा कि उतना टॉर्चर होना, या अपने आप को सुटाई करवाना, या सेल में जाना, या ये करना, या थैले के अंदर कोई नशीले चीज़ें या गांजा वाला चिल्लम वाला पकड़ा के इस तरह से फंसा देना। तो कौन चाहेगा कि अपने आप को इस तरीके से टॉर्चर करना? वो वैसे ही सो जाता था, है ना, मुर्दों की तरह। जैसे वो गदर पिक्चर में होता है ना कि लाश भर भर के पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन में लाश भर भर के आए थे बोरी की तरह, तो उसी तरह से बोरी की तरह वहाँ जाके सो जाते हैं लोग। और
जैसे ट्रक में गेहूँ की बोरियाँ और बाकी बोरियाँ ला दी जाती है, वैसे लद के वहाँ सो जाते हैं। मैं भी सो गया 32 दिन, क्या करूँगा मैं? अब जेल है भाई, ये हिसाब है। तो वेट कर रहा था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर ले लूँगा बेड, क्या करूँगा? अभी सिर्फ सोने का टॉर्चर है, कल को कुछ और ड्रामा होगा तो कुछ और टॉर्चर होना पड़ जाएगा। तो मैं भी 32 दिन वैसे ही सोया, टॉर्चर हुआ। 32 दिन के बाद फिर पैसे, हाँ पैसे मेरे पास कुछ आए। तो अभी पैसे क्या, पैसे, हाँ फिर पैसे आए तो फिर पैसे मैंने लिया, पैसे उन्हें देकर अपना बेड लिया और फिर अपना बाकी 32 दिन के बाद 80 दिन तक थोड़ा सा ज़िंदगी नॉर्मल करके सोया। हाँ इतने पैसे मैं दिया कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अच्छा बेड मिल गया, उसी के जस्ट बगल में 4 लोग के 4.5 फीट चौड़ा बेड था, तो उसमें 4 लोग को हमें सुलाया जाता था। वहाँ पे भी पंखा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं था क्योंकि मैं उतने पैसे दे नहीं पाया था कि मुझे पंखे वाले जगह में बेड मिले। तो एटलीस्ट पंखा तो वहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं था, लेकिन हाँ सोने का था कि 4.25 फीट चौड़ा बेड में 4 लोग को सोने की जगह थी। तो आराम से थोड़ा सा पैर फैला के, आराम से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 4.25 फीट में भी 4 लोग अगर सो रहे हैं तो आराम से तो नहीं सोएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट पैर वैर फैला के सो जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक मुर्दे की तरह देह पे देह लद के बोरियों की तरह सो रहे हैं। मतलब 4 लोग इस तरह सोकर 80 दिन अपना गुजार लिया। एक तो ये रहा, और दूसरा एक बात तो मैं बताया नहीं, फ़ोन वाली बात, कि अंदर फ़ोन करने का भी सबसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं फ़ोन में। मतलब अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, और पहले फ़ोन के लिए तो एसटीडी कोड खुलवानी पड़ती है, एक एसटीडी कोड खुलानी पड़ती है, उसमें 3 नंबर देने होते हैं कि हम किस नंबर पे बात करना चाहते हैं, और फिर उसी 3 नंबर में से बात होगी। उससे उस 3 नंबर के अलावा अगर हम चौथे नंबर में बात करना चाहें तो उस 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे बात नहीं होगी। मतलब एसटीडी कोड खोलते समय 3 नंबर हमें देने हैं, उसी 3 नंबर पे बात होती है। तो एसटीडी कोड खोलने के लिए मेरे पास शुरू में 700 750 रुपये तो थे। एसटीडी खोल अगर हमें इमरजेंसी में खुलवाना है तो 500 रुपये लग जाते हैं, तो वो 1-2 दिन में दे देंगे, है ना। और अगर पैसे किसी के पास नहीं है तो नॉर्मली कोड खुलवाने में 100 रुपये लगते हैं, तो वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं हो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन में कभी भी दे सकता है। तो मुझे वो 19 दिन में कोड मिला, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। 500 रुपये मैं उसी के पास दे देता तो मेरे पास 250 रुपये बचते, और मुझे फ़ोन भी करने थे, फ़ोन के लिए भी पैसे अलग से लगते हैं। तो मैं 100 रुपये दे के कोड खुलवाया, 20 दिन के बाद मेरा कोड खुला। मैं क्यों 32 दिन तक उस बेड में सोया? क्योंकि उसका रीज़न है, मैं कोड नॉर्मल कोड के लिए अप्लाई किया, नॉर्मल कोड मुझे मिले नहीं। 10-12 दिन से पीछे पड़ता रहा, मुझे 19 दिन में जाके कोड मिले। ठीक है, 19 दिन के बाद कोड मिले। उसके बाद फिर कोड मिलने के बाद फिर जो नंबर मैं दिया हूँ उस नंबर पे फिर फ़ोन किया, तो कोड जो असाइन होते हैं वो उसको 100 रुपये लगते हैं, और उसमें 50 रुपये का रिचार्ज लगता है। मतलब 100 रुपये में 50 रुपये कोड खोलने के लगे और 50 रुपये का वो रिचार्ज करके देता है, जिसमें मुझे लगता है कि कोई 12 कॉल बोलता है, कोई 16 कॉल भी बोलता है। मतलब 12 से 16 कॉल, कोई 10 कॉल भी बोलता है। मतलब 10 से मोटा मोटी मान के आप चलो कि 10 से 16 कॉल तक बात हो जाते हैं उस 50 रुपये में। और 50 रुपये में जो रिचार्ज करके दिया उसमें 10 से 12 या 10 से 16 कॉल तक उसमें बात हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करने के लिए, कॉल करने के लिए जाएंगे तो हर कॉल पे 50 रुपीज़ अलग से पे करनी होती है एक कॉल पे, और वो कॉल 5 मिनट के लिए फिक्स होता है। 5 मिनट के अंदर ही वो कट जाती है। मतलब रिंग होने से टाइमिंग काउंट होती है, और 5 मिनट में वो फ़ोन कट जाती है। 5 मिनट के लिए 50 रुपये पे करने होते हैं। फिर अगर बात करनी है तो फिर से 5 मिनट के लिए फिर से 50 रुपये पे करने होते हैं। तो जितने 5 मिनट बात करनी है, हर 5 मिनट के लिए 50 रुपये पे करनी होती है। और वो उसी 3 नंबर में बात होगा। और वो उस 3 नंबर के अलावा अगर चौथे नंबर में हमें किसी नंबर पे बात करनी है तो फिर उसी 3 नंबर पे फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस लगा के फिर हम बात कर सकते हैं। वो 2-2.5 मिनट से ज़्यादा बात हो पाती है। या किसी के पास अगर नंबर नहीं है और डायरेक्ट जो एसटीडी जो फ़ोन चला रहे हैं वो भी कैदी चला रहे हैं, उनको बोलते हैं एसटीडी राइटर। तो अगर हम डायरेक्ट एसटीडी राइटर के पास जाएंगे
तो किसी को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे लोग करते नहीं हैं, पर एक दो लोग हैं, अगर किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है कॉन्फ्रेंस पे बात करा दो, तो वो फिर वो उनका अपना कमाई हो गया, वो 100 रुपये लेंगे, वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू कॉन्फ्रेंस करा के बात करवा देंगे, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। वो 5 मिनट ही कॉल कनेक्ट होगा, 5 मिनट में वो कॉन्फ्रेंस लगाने में 2-2.5 मिनट टाइम चला जाएगा, 2-2.5 मिनट हाथ में बचेंगे, 2-2.5 मिनट के वो 100 रुपये चार्ज करेंगे। फिर से बात करेंगे, फिर से कॉन्फ्रेंस लगाने में वो 5 मिनट में 2-2.5 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट चले जाएंगे, और बाकी बचे हुए टाइम में फिर बात होगा और फिर से 100 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से अगर कोई अननोन नंबर पे हमें बात करनी है एसटीडी राइटर के कोड के थ्रू, तो वो 100 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर हम 3 नंबर के अलावा किसी नंबर पे कॉन्फ्रेंस बात करना चाह रहे हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर के थ्रू उसी 3 नंबर से कनेक्ट करवा रहे हैं, तब तो 50 रुपये में काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम उनके कोड के थ्रू बात करवा रहे हैं तो वो 100 रुपये, मतलब मोटा मोटी समझिए कि वो वहाँ हर कॉल के पीछे भी 50 रुपये, 100 रुपये का खर्चा आ जाता है। कोड है तो 50 रुपये का खर्चा, कोड नहीं है किसी के पास तो हर कॉल के पीछे 100 रुपये का खर्चा ऐसे आ जाता है। और हर फ्री कॉल भी हैं, 8-10 दिन में एक बार फ्री कॉल भी आती है, लेकिन अब वो क्या इनफ है क्या? अब मान लिया कि 8 दिन में, कभी 8 दिन में आता है नंबर, कभी 9 दिन में, कभी 10वें दिन में, मतलब 8 से 10 दिन में एक बार नंबर आता है फ्री कॉल का कि हम 5 मिनट कॉल करके अपने उस नंबर पे जो भी 3 नंबर दिए बात कर सकते हैं। लेकिन अब 10-10 दिन में, 8-8 दिन में, 9-9 दिन में सिर्फ बात हो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हमें जेल के अंदर रहते हैं तो बहुत सारी काम की बातें भी जाननी होती हैं, हमारा केस क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, ये सब भी जानना होता है, तो वो इनफ तो होता नहीं है, तो बीच में बहुत सारे कॉल करने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। हर कॉल के पीछे 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। और बहुत बार ऐसा होता है कि 5 मिनट में बात नहीं हो पाता, 2-3 कॉल लगाने पड़ जाते हैं, तो 100-150 रुपये भी खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये है फ़ोन का हिसाब किताब। तो मैं हर जगह का जेल के अंदर की कहानी का बता दिया। कहानी एक चीज़ मेरा बचा हुआ है, खाने का। कैंटीन के खाने का तो बता ही दिया हूँ। कैंटीन के खाने का, कैंटीन के खाने के अंदर भी पूरा घूसखोरी चल रहा है। घूसखोरी ये चल रहा है कि जो 10 रुपये की चीज़ें वो 15 रुपये में मिल रहे हैं, जो 22 रुपये की चीज़ें वो 25 रुपये में मिल रहे हैं, सब कुछ महंगा मिलता है, वो पूरा करप्शन चल रहा है अंदर। मतलब अगर 10 रुपये का कोई बिस्किट है तो वो 15 रुपये में दे रहा है वहाँ। 10 रुपये की वो जो फ्रूटी आती है छोटी वाली डब्बे वाली फ्रूटी या माजा, तो वो 15 रुपये का देगा। 22 रुपये का अगर दही का डब्बा है तो वो 25 रुपये का देगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, मतलब कुछ भी जो प्रिंटेड रेट है उससे 1.5 गुना रेट में, 1.25 गुना, कुछ कुछ चीज़ें 1.25 गुना रेट में और कुछ कुछ मैक्सिमम चीज़ें 1.5 गुना रेट में मिलती हैं। तो खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अगर पैसे अच्छा खासा होने चाहिए तभी है, क्योंकि सब कुछ 1.5 गुना रेट में मिल रहा है ना। बाकी सब्जी वब्जी भी कैंटीन में मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहे हैं, तो वो सब भी महंगा ही है। सब्जी थोड़ा नॉर्मल रेट में मिल जाते हैं, 20 रुपये का सब्जी मिल जाता है एक टाइम का। बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा लग्जेरियस चीज़ें में माना जाता है कि अगर हाँ कोई एग रोल बना के अगर दे रहा है अंदर कैंटीन में, 150-150 रुपये ले लेता है, 200-200 रुपये ले लेता है, ऐसा रेट है वहाँ, क्योंकि वो लग्जीरियस चीज़ में आ गया ना, तो लग्जीरियस आइटम हो गया। तो फिर वो उन्हें भी पता है कि जो ये खा रहा है उनके पास पैसे होंगे तभी वो खा रहा है, तो वो जो 40-50 रुपये का जो बाहर में एग रोल मिलता है वो वहाँ 150 रुपये का मिलेगा, ठीक है, 200 रुपये का मिलेगा। खाने को चिकन भी मिलेगा, लेकिन जो चिकन का पीस 20 रुपये में, 30 रुपये में मिलना चाहिए, वो वहाँ 50 रुपये का मिलेगा एक पीस। तो ये सब लग्जरियस आइटम हो गया, तो वो सब बहुत महंगा मिलता है। मतलब पैसे हैं तो खा सकते हो। अब जैसे मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं, नॉर्मल थे, तो मैं रहने के लिए बेड के पैसे देता, कि खाने के लिए पैसे देता, कि कहाँ क्या देता। मेरे पास बेड के लिए तो पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैं खाने के लिए इतना क्या दूंगा। ज़्यादा ज़्यादा ये करता था कि हाँ बेड के पैसे पैसे आने के बाद दिया, कुछ पैसे मेरे पास बचे हुए थे, और फ़ोन जब मेरे एक्टिवेट हुए थे तो फिर उसके बाद में फिर पापा मिलने भी आए थे, तो उसके बाद फिर कुछ पैसे मेरे पास आए थे, तो कैंटीन में कुछ कुछ सुबह नाश्ता में कर लेता था। एक तरह से मैं कुछ कुछ नाश्ता कर लेता था। जैसे सुबह नाश्ता में तो कुछ देते नहीं थे, मूढ़ी वूढ़ी देते थे, तो और वो भी बहुत बार ले नहीं पाता था, बाथरूम में रहता था, तो नाश्ता कर लेता था। पूड़ी हो गया, जलेबी हो गया,
ये सब भी मिलते थे, तो वो सब लेके नाश्ता में यूज़ कर लेता था। खाना तो मैं जेल का ही खाता था, क्योंकि खाना खाने के लिए इतने पैसे थे नहीं मेरे पास, तो दोनों टाइम का खाना तो मैं जेल का ही खाता था। कुछ पैसे थे तो वो बेड के पीछे चले गए थे, और बाकी सुबह का ब्रेकफास्ट के पीछे मैं लगा रहा था, और बाकी कुछ बचे खुचे पैसे वो फ़ोन में जा रहा था। तो बहुत ही हिसाब किताब करके अपनी ज़िंदगी को मैं चलाया हूँ। 80 दिन किस तरीके से गुजारा हूँ मुझे पता है। जेल के अंदर का हर तरह का एक्सपीरियंस मैं बता ही दिया कि अंदर किस तरीके से जेल के अंदर जाते हैं। तो पहले हमें प्राइवेट पार्ट्स को छूकर चेकिंग की जाती है, उसके बाद वो कहानी में बता ही दिया। फिर 12D के जनरल वार्ड, जिसको आमद वार्ड कहते हैं, आमद वार्ड, हाँ जनरल वार्ड इसको आमद वार्ड कहते हैं, उसकी भी कहानी बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद कैसे हम बाथरूम जाते हैं वो भी बता दिया, कैसे हम नहाते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, किस तरीके से हमें कुत्तों की तरह खाने दिया जाता है लाइन लग लग के, वो भी मैं बता दिया। ठीक है, और अगर कुछ गलती कर दिया या किसी से मारपीट कर लिया तो किस तरीके से सोटाई हो जाती है वो भी बता दिया। सबसे वर्स्ट किस तरीके से हमें सोने को वहाँ मिलता है वो भी बता दिया है। अगर पैसे नहीं है तो किस तरीके से सुलाया जाता है। और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो उल्टा हमें ही फंसा दिया जाएगा, क्योंकि अंदर तो सब कैदी भरे हुए हैं ना, तो इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि हम ही उल्टा फंस जाएंगे। तो ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है। बहुत बार दिमाग में आता था कि इस तरीके से सो रहे हैं जानवरों की तरह, तो ऑब्जेक्शन करें। एक दो बार थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करने की कोशिश किया, पर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मेरी लड़ाई है वो तो बच्चे को लेकर चल रही है, ये लड़ाई कहीं दूसरे ट्रैक में चली जाएगी, क्योंकि मेरी तो लड़ाई बच्चे को लेकर चल रही है, मेरी लड़ाई तो मेरी स्ट्रगल चल रही है मेरे बच्चे को लेकर। मेरे माइंड में तो यही है कि मैं अंदर गलती से आ गया हूँ, और फिर मुझे बाहर निकल कर फिर से मुझे अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करना है। और मेरी एक अपनी लड़ाई में, एक मेरे माइंड में फिक्स है कि मेरी जो अपनी लड़ाई है वो बच्चे को लेकर है। तो मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं इस सिस्टम के माया जाल में ना फंसूं, और बहुत बार मन करता था कि इस सिस्टम के माया जाल में फंसूं और उसके बाद कुछ उस पर ऑब्जेक्शन करूं, उस पर भी कुछ ये करूं, और एक दो बार थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी किया, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मैं वो गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो एक्चुअल लड़ाई है बच्चे को स्ट्रगल को लेकर, वो एक्चुअल लड़ाई वो तो रहे लेकिन डाइवर्ट हो जाए, और मेरा माइंड को डाइवर्ट करके किसी और चीज़ में मैं उलझ जाऊं। तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं चाहता था कि मैं किसी नई चीज़ में उलझूं, या किसी नए लोगों से मैं पंगा लूं, या और दूसरे नए कैदियों से मैं पंगा लूं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी एक अपनी लड़ाई जो है वो फिक्स है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही लड़ाई करनी है, उसके लिए ही स्ट्रगल करना है, सिस्टम से नहीं लड़ना है। अगर मैं सिस्टम की तरफ जाकर लड़ूंगा तो फिर वो अलग ट्रैक में चला जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई, तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मैं भी बहती गंगा में बहता गया। जिस तरीके से जैसा सिचुएशन आया जेल के अंदर झेलता गया, और फाइनली जो एक अपना उनका सिस्टम बना हुआ है कि पैसे हैं तो ठीक से जियो, नहीं पैसे हैं तो कुत्ते की तरह ज़िंदगी जियो। जब तक पैसे नहीं थे कुत्ते की तरह ज़िंदगी जिया, जब थोड़े से पैसे आ गए तो थोड़े से ठीक से ज़िंदगी जिया कि मेरे 80 दिन निकल गए, और फाइनली मैं जेल से बाहर आया। तो यही जेल की स्टोरी मेरी रही है कि अभी क्या बोलूँ, यही मेरी जेल की स्टोरी है। मेरे तो घर से भी लोग, घर में ज़्यादा कोई है नहीं, पापा मम्मी हैं, दोनों बूढ़े हैं, और भाई बहन सब दूर रहते हैं, तो उन लोग के आने का तो कोई ख़ास मतलब बनता नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है। एक पापा मम्मी ही थोड़े 2.5 घंटे की दूरी पे रहते थे, तो पापा ही बीच में एक दो बार आए हैं, और उनका तो खुद ही ऐसी परेशानी चल रहा था कि बार बार उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। तो बहुत बार 4-5 बार वो आए हैं रांची मुझे जेल से निकालने के लिए। शुरू शुरू में तो नहीं आए, लेकिन जब ये पता चला कि मेरी पत्नी मेघा कंदवे जो है वो पूरी अड़चन लगाई हुई है मुझे जेल से नहीं निकलने देने के लिए, और मुझे मेरे बेल को रिजेक्ट करवा के मुझे जेल में ही सड़ाने के लिए, तो फिर बाद में 4-5 बार पापा आए हैं,
इसमें से वो 1-2 बार मेरे से मिले हैं, 2 बार आई थिंक, हाँ 2 बार मेरे से मिले हैं। बाकी टाइम तो कोर्ट कचहरी के पीछे निकल जाता था, तो मेरे से मिल नहीं पाते थे। तो पैसे भी मेरे पास लिमिटेड ही थे। और अंदर में एक और भी नौटंकी ड्रामा ये चलता है कि लोग ऑनलाइन भी पैसे जुगाड़ करके मंगाते हैं, ऐसा नहीं है, अंदर भी, क्योंकि हर तरह का अंदर करप्शन है, हर तरह का जुगाड़ है, और हर तरह का अंदर भी हिसाब किताब चल रहा है पैसों को लेके। तो नॉर्मल प्रोसेस तो यही है कि कोई मिलने आता है तो पैसे दिए जाते हैं, तो वो हमें मिलते हैं, वो भी कटनी छटनी करके। लेकिन कुछ जुगाड़ से लोग जो एसटीडी राइटर हैं जो फ़ोन कनेक्ट करते हैं, तो वो भी कुछ जुगाड़ से बाहर से पैसे मंगवा लेते हैं, कि बाहर से पैसे मंगवा लेते हैं, मतलब कि मैं अपने घर में फ़ोन कर दिया, या कोई भी कह दिया अपने घर में फ़ोन कर दिया, या वो किसी किसी नंबर में अपना डलवा देते थे, और फिर उनके उनके फैमिली मेम्बर के पास पैसे चले जाते थे, और वो अपने पास जो पैसे उन लोग घूसखोरी से कमाते थे वो देते थे। मतलब एक 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 सेटिंग उनका बना हुआ है, ऐसा भी सिस्टम अंदर चल रहा है कि जो एसटीडी राइटर है वही अपने किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू या किसी जानकार के थ्रू जानकार के अकाउंट में अपने पैसे डलवा दिए, और मतलब कैदी के कोई भी कैदी अपने घर वाले से या दोस्त यार से जिससे भी बात कर रहा है उससे बात करके एसटीडी राइटर कोई नंबर वंबर देते थे, तो वो अब दोस्त का, फैमिली मेम्बर का या किसी का भी हो सकता था, तो उसमें वो पैसे डलवा देते थे और अंदर वो घूसखोरी वाले पैसे दे देते थे। मतलब इस टाइप का भी कुछ कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है। तो ऐसे भी लोग पैसे मंगा रहे हैं, हज़ारों हज़ार रुपये ऐसे भी अंदर आ रहे हैं, हर तरह की सेटिंग है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस यही है कि एक नॉर्मल, ये भी लोग हर हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत कोई जो अंदर काफ़ी टाइम से रह रहा है, या परमानेंट कैदी है, या सजावार कैदी है, या सजावार कैदी नहीं भी है, हाजत कैदी भी अगर है, तो बहुत टाइम से रह रहा है, तो इस टाइप की सेटिंग हो जाती है, लोग कर लेते हैं। लेकिन कोई नया गया है तो ना वो एसटीडी राइटर इस तरीके से कुछ सेटिंग करना चाहता है, और ना ही वो करता है। किसी से कोई जान पहचान या रेफरेंस हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ये भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। अदरवाइज़ नॉर्मल प्रोसेस तो यही है कि घर वाले आए, पैसे दिए, सामान दिए, तो वो हमें मिलता है। तो किस तरीके से क्या चल रहा है वो तो जेल की पूरी स्टोरी में बता ही दिया। ओवरऑल मोटा मोटी यही है कि जेल के अंदर पूरा का पूरा घूसखोरी चल रहा है, करप्शन चल रहा है। जेल के अंदर भी पैसे हैं तो ही हैं। इवन अगर किसी को अपने केस का क्या अपडेट है, सपोज़ कि आज बेल का डेट पड़ा है ना, और हमें केस से रिलेटेड जानना है कि आज बेल में क्या हुआ, तो वो जानने के लिए भी जो 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 राइटर जो लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं या कंप्यूटर के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर हर तरह के कैदी, उन्हें सजावार कैदी को काम दिया गया है। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो लैपटॉप में या ऑफिस में भी काम कर रहे हैं लेके। तो अगर इंक्वायरी सेक्शन एक बना हुआ है, वहाँ पर अगर हम अपने काम बेल को लेकर या केस को लेकर इंक्वायरी करने पे जा रहे हैं, तो वहाँ भी 20-20 रुपये देने पड़ते हैं। वहाँ भी फ्री नहीं है, मतलब हर तरफ करेक्शन है तो वो फ्री गवर्नमेंट की तरफ से कि हम फ्री में जाकर पता कर सकते हैं अपने केस का अपडेट। लेकिन वहाँ भी अपडेट लेने के लिए 20-20 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं, तो ही वो बताते हैं। अदरवाइज़ उनके मूड पे है, कभी बता दिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं बताएं तो नहीं बताएं। तो नॉर्मली नहीं बताते हैं, पैसे तो खाते ही खाते हैं। हाँ 2-4 बार पैसे दिए और एक आध बार नहीं दिए तो बात अलग है कि बता देंगे। लेकिन घूसखोरी हर जगह है। मतलब अगर हमें कुछ अंदर इंक्वायरी करनी है अपने केस से रिलेटेड, वहाँ घूसखोरी है। कैंटीन में कुछ खाना है, वहाँ घूसखोरी है। 10 रुपये का सामान 15 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। बेड, अगर हमें सोना है, वहाँ घूसखोरी है। एक मोटा अमाउंट बेड के नाम पे खर्च करना है। शुरू में 1 सप्ताह जब आमद वार्ड में रखा जाता है तो वहाँ घूसखोरी है, वहाँ भी बेड के नाम पे खर्च किया जाता है, और वहाँ पैसे लूटे भी जाते हैं, छीने भी जाते हैं, ठीक है। अगर अगर किसी को चक्री में डाल दिया गया है, या कोई गांजा वांजा पीते हुए पकड़ा है, वहाँ भी घूसखोरी है कि उसे सज़ा ना मिले, तो वो वहाँ पर घूसखोरी है, वहाँ भी पैसे दे के वो बच सकता है। तो इस टाइप का हिसाब किताब है। तो अंदर पूरा का पूरा करप्शन चल रहा है जेल के अंदर। मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि पैसे हैं अंदर तो थोड़ा ठीक ठाक से लोग जी ले रहे हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो कुत्तों वाली ज़िंदगी है। जैसे मैं गया
तो मेरे पास पैसे ना के बराबर थे, बहुत नॉमिनल थे, तो मैं 32 दिन तक कुत्तों वाली ज़िंदगी जिया, है ना। और उसके बाद कुछ पैसे आए तो थोड़ी सी ठीक ज़िंदगी जी लिया, है ना। ज़िंदगी जी लिया तो नहीं बोलूँगा कि जेल तो जेल ही होता है, थोड़ी सी ज़िंदगी ठीक जी लिया कि रात में थोड़ी सी आँख लग जा रही है, सो जा रहा हूँ, थोड़ा टाइमली सो जा रहा हूँ, तो यही हिसाब किताब है अंदर सब कुछ। तो अब बात ये है कि ये तो सारा जेल का मैं एक्सपीरियंस बताया कि 2 बार मैं जेल गया हूँ, तो जेल का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। बात ये कि कब तक चलेगा ये, मेरे बेटे को लेकर आखिर ये स्ट्रगल कब तक चलेगी, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और मेरे पूरे ससुराल वाले का मैं टारगेट बन चुका हूँ। और वो टारगेट ये है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी तरीके का कोई स्ट्रगल करता हूँ मिलने के लिए या फ़ोन पे बात करने के लिए, किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल करता हूँ, तो वो सीधा एक गलत एफआईआर करेगी और मुझे जेल में डलवा देगी, जाओ जेल में सड़ो, है ना। और फिर जेल में डलवाने के बाद बाहर बेल में भी पूरा ऑब्जेक्शन लगाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 1 साल में मैं 2 बार जेल का चक्कर लगा चुका हूँ। एक बार लगभग 1 महीने रहा, दूसरी बार लगभग 2.25 महीने रहा, 80 दिन लगभग 2.25 महीने रहा। तो ऐसे ही हिसाब चल रहा है। एक अभी लेटेस्ट कहानी भी बताता हूँ। लेटेस्ट कहानी, मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी दूसरे नंबर से अपनी वाइफ को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, है ना, कि मैं अपने, क्योंकि ऑलमोस्ट अच्छे से मिले बच्चे से 6 महीने हो चुके हैं मुझे अपने बेटे से मिले। 3 महीने पहले जब जेल गया था तो एक बार शक्ल में उसका देखा था, वो भी मेरा एक शक्ल देखा था जब उसके घर से ही मेरी अरेस्टिंग हुई थी। तो लेकिन अच्छे से मिले मुझे 6 महीने हो गए अपने बच्चे से, ना मैं 6 महीने में उससे बात किया हूँ अच्छे से और ना ही उससे मिला हूँ। तो अभी जेल से आने के बाद ही कुछ दिन पहले ही अभी मैं किसी अननोन नंबर से अपनी पत्नी को फ़ोन किया और बस उसको इतना बोला कि मेघा, मेरा नंबर को अनब्लॉक करो और मुझे तिरसान से बात कराओ। 6 महीने हो चुके हैं, मुझे अपने बेटे से की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है, उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर को अनब्लॉक करके मुझे तिरसान से बात करवा दो। उसके बाद फिर से हंगामा हो गया। उसके बाद तुरंत वो अपने वकील को फ़ोन की, मेरे वकील को फ़ोन की, है ना, कि सौरभ किसी अननोन नंबर से फ़ोन किया, धमकी दिया, उल्टा सीधा गाली गलौज किया, जबकि इस टाइप का कुछ नहीं हुआ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान रहता हूँ। मैं नॉर्मली अननोन नंबर से फ़ोन करके बस उससे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा नंबर को अनब्लॉक करके मुझे तिरसान से बात करा दो। 6 महीने से मैं उससे मिला नहीं हूँ, बात भी नहीं किया हूँ। लेकिन वो हर जगह ये बातें सर्कुलेट कर दी कि मैं उसको फ़ोन करके अननोन नंबर से गाली गलौज किया हूँ, उसको धमकी दिया हूँ। वो अपने वकील को भी बोल रही है, मेरे वकील को भी फ़ोन करके डायरेक्टली बोल रही है, मेरा वकील भी उसको पूरा इंटरटेन कर रहा है ना। मेरे पास डायरेक्टली फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो। मैं हर किसी को बोल रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बच्चे से बात करने के लिए मैं कैसे कांटेक्ट करूँ उसको, मैं उसके घर जाता हूँ, वो उल्टा सीधा एफआईआर करके मुझे जेल में डाल देती है। मैं कोर्ट में जाता हूँ अर्जी लेके, तो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैं उसको नॉर्मली फ़ोन किया, उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे बेटे से बात कराओ, बस इतना ही बोला था मैं। उसी में भूचाल मच गया। तो आप देख सकते हो कि चीज़ें क्या चल रही हैं। अगर मैं अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी पत्नी या अपने ससुराल वाले के घर पर जाता हूँ, तो मुझे गलत एफआईआर करके जेल भेज दिया जाता है। किसी अननोन नंबर से फ़ोन करके अगर मैं उसको नंबर अनब्लॉक करके फ़ोन में बात कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो धमकी वमकी दे रहा है, ऐसा करके चीज़ों को घुमा दिया जाता है। तो आखिर मैं मिलूं कैसे अपने बच्चे से, कैसे मिलूं, कैसे बात करूं?
पिछला जो डेट पड़ा था उस समय भी जज साहब के सामने मैं बोला था कि मुझे मेरे बेटे से मिलाया जाए। 6 महीने हो चुके हैं, मेरी भी अपनी फीलिंग है, मेरा अपना इमोशन है, रिक्वेस्ट है सर। मैं यही बोला था कि सर रिक्वेस्ट है, मुझे मेरे बेटे से मिलाया जाए। उस समय भी वहाँ पर उसके वकील चीज़ों को घुमा फिरा कर कि वो बच्चे को लेके भागना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, चीज़ों को घुमा फिरा कर पैसे नहीं दिया है, मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिया है। मतलब यहाँ काम बंद पड़ा है मेरा। 2-2 बार जेल मुझे भेज दी। मेरा पूरा जो ऑनलाइन सेलिंग का काम करता था बंद पड़ा हुआ है। आधा काम मेरा पिछले साल बंद हो गया जब मैं जेल गया था, तो आधा काम मेरा इस बार बंद हो गया जब जेल गया, तो क्योंकि मेरा काम खुला पड़ा हुआ था, वो एज इट इज़ वैसे ही ऑन था। ऑर्डर आते रहे, कैंसिल होते रहे, काम मेरा बंद पड़ा हुआ है। जज साहब को सारा बात मैं बताया कि सर ऐसी ऐसी मेरी परिस्थितियाँ चल रही है। 1 साल में वो 2-2 FIR, गलत FIR करके मुझे जेल भेज दी है। मेरा काम गलत चल रहा है। वो खुद वर्किंग है, वो काम करती है, ऑनलाइन उसका बिजनेस है, वो काम कर रही है, अर्न कर रही है। तो बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ इस चीज़ की है कि उसका इंटेंशन ही नहीं है, मेरी पत्नी मेघा कंदवे का इंटेंशन ही नहीं है कि वो मुझे बच्चे से फ़ोन पे बात करवाए या मिलाए। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, देखता हूँ मैं, मेरी स्ट्रगल है, मेरी स्ट्रगल है, वो चल रही है, अभी भी चल रही है, चल रही थी, आगे भी चलते रहेगी। कोशिश कर रहा हूँ मैं, हर जगह केस भी कर चुका करके रखा हुआ हूँ मैं इन सभी चीज़ों के लिए। और भी कुछ केसेस हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो पेंडिंग स्टेटस में हैं। कुछ केसेस हैं जो पाइपलाइन में है, पेंडिंग स्टेटस में है। तो अभी अपने एंड से तो मैं सब कुछ करके रखा हुआ हूँ, बाकी देखता हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या होता है। मैं मेरे बच्चे की ये स्ट्रगल मेरी ख़त्म कभी होती भी है कि नहीं होती है। बस एक एक चीज़ मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा त्रिशान कुमार जब बड़ा हो तो उसे ये सारी चीज़ें समझ में आए कि मैं कितना झेल रहा हूँ उससे मिलने के लिए, मैं किस तरीके से हर एक दिन तड़प रहा हूँ उससे मिलने के लिए, किस तरीके से मैं उसके साथ अटैच हूँ। मैं उससे मिल नहीं पाता हूँ, फ़ोन में नहीं बात कर पाता हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से अपने दिल से कनेक्टेड हूँ उससे। बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझे समझे, उसे ये फील हो कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ या गुज़र रहा हूँ। वो मुझे समझे और मेरा साथ दे। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर अगर कुछ निगेटिव थॉट मेरे ससुराल वालों या मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे की तरफ से अगर कुछ डाला जा रहा है तो वो उन सभी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे और टाइम आने पर मुझे समझे कि उसका बाप किस तरीके से हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है और किस तरीके से उससे मिलने के लिए क्या क्या झेला है और किस तरीके से हर दिन उससे मिलने के लिए तड़प रहा है और परेशान रहता है। ठीक है, मेरी अपनी स्ट्रगल है, पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। कोई साथ दे या ना दे, मेरी अपनी स्ट्रगल है, चल रही थी, चल रही है, चलती रहेगी। रिज़ल्ट क्या निकलेगा आई डोंट नो। बाकी मेरा काम है कोशिश करना, कर रहा हूँ इसी होप में कि शायद किसी दिन कुछ अच्छा आउटपुट निकल जाएगा, या अगर अच्छा आउटपुट नहीं भी निकलेगा तो कल को मेरा बेटा अगर बड़ा होगा तो एटलीस्ट वो मुझे समझेगा। बस इससे ज़्यादा मैं, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बाय बाय। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आँखों में आंसू आ जाएगा और रोने लग जाऊँगा। तो कितने वीडियो रोता हुआ डालूँ या बनाऊँ, बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय।